हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है उसे डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के प्लेलिस्ट में यूपीएससी हो या फिर पीपीएससी उन सब के रिवीजन प्रोग्राम चल रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स के। फ़िलहाल आप पॉलिटी के बेसिक्स का रिवीजन कर सकते हैं, इकोनॉमी बेसिक्स है, हिस्ट्री का एंड डेली करंट अफेयर्स एज वेल। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो फर्स्ट आर्टिकल है ई कॉमर्स से रिलेटेड। तो अभी आपको पता है कि न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है सीपीए 2019, ये इनेक्ट हो चुका है 20 जुलाई से। तो इसमें एक प्रोविज़न ये था कि जो भी ई कॉमर्स कंपनी में कौन कौन आते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। ई कॉमर्स में जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ठीक है, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं वो सारे स्नैपडील वगैरह ये सारे के सारे ऑनलाइन ये ई कॉमर्स में आते हैं। तो इसमें यही कहा गया था और साथ ही साथ इसमें ये बोला गया कि जो ई कॉमर्स कंपनी उनके जो प्रोडक्ट होंगे तो उसका जो ओरिजिन है उसे मेंशन करना होगा उनको अपने प्रोडक्ट पे। कंट्री ऑफ ओरिजिन, प्रोडक्ट का जो ओरिजिन है, देख सकते हैं आप यहाँ बार बार ये इस बात पे फोकस किया जा रहा है इस एक्ट में। ओके, तो और ये इनेक्ट किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 एंड लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज एंड कमोडिटीज रूल्स 2011 के तहत इसमें ये कहा गया। हालांकि एक वीडियो में हम सेपरेट से बात करेंगे कि 2019 वाला जो एक्ट है और जो पुराना प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 वाले, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जल्दी उसके बारे में उसके मेंस के पर्सपेक्टिव से डिटेल में पढ़ेंगे उसे। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि अब ये नेसेसरी हो गया और इस पे अब एक्शन होगा अगर आपने इस तरह से कुछ किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक एनजीटी से रिलेटेड है। एनजीटी ने कहा है कि जितने भी आजकल कोविड, पता है आपको, कोविड के टाइम में बहुत सारे पीपीई किट एंड सर्जिकल मास्क एंड ग्लव्स और काफ़ी सारे जो उसके किट्स हो रहे, टेस्टिंग किट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनजीटी ने कहा है कि इसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि आप उसे सेपरेट करोगे, नॉन इन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड वेस्ट जो हैं उन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं इसे ना, ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो पता है कि एनजीटी के बारे में मैंने 2-3 वीडियो में रिपीट किया और मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके आप वापस से एक बार देख लें कि एनजीटी करता क्या है और इसका क्या है और इसके फंक्शन क्या है, वो सब जान सकते हैं। और ये एनजीटी एक्ट 2010 में इसके तहत ये इसे लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और ये बेसिकली करता क्या, जैसे इन्वायरमेंटल इशूज से रिलेटेड जो केसेस पेंडिंग होते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्टेज में, तो उसके बर्डन को कम करने के लिए इसे लाया गया था। तो और भी डिटेल से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको कई सारे वीडियो में रिपीटेड मिल जाएगा। इसलिए सिर्फ आज बायो मेडिकल वेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे सेग्रेट किया गया है, नॉन इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्टेड वेस्ट। ठीक है, इसका सेग्रीगेशन होता है। देखिए, साइटोटॉक्सिक ड्रग एंड केमिकल वेस्ट जो होते हैं ये नॉन इन्फेक्टेड में आ रहा है, और यहाँ पे इन्फेक्टेड वेस्ट में देख सकते हैं आप इन्फेक्टेड ड्रेसिंग्स, पीओपी, कास्ट जो होते हैं जैसे प्लास्टर वगैरह लगाते हैं वो, एंड साथ ही साथ पैथोलॉजिकल वेस्ट जो होते हैं, एंड बॉडी पार्ट्स जो होता है ऑपरेशन के जरिए जो होते हैं उसे, और इन्फेक्टेड प्लास्टिक्स जो होते हैं जैसे सर्जरी में ग्लव्स होते हैं प्लास्टिक वेस्ट में आते हैं ये सब, एंड शार्प थिंग्स जो होते हैं, शार्प थिंग्स जैसे सीजर, ठीक है, कट ग्लासेस एंड नीडल्स। तो इसे सेग्रेट किया जाता है ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। ब्लैक में क्या आता है, ये है ब्लैक प्लास्टिक कंटेनर, तो इसमें देख सकते हैं आप केमिकल वाला है, दवाई वाले। एंड रेड वाला में ये सॉलिड जो आते हैं, ठीक है, सॉइल्ड वेस्ट जो आते हैं जिसे मिट्टी में मिला, जैसे पीओपी वगैरह होते हैं। एंड बॉडी पार्ट्स वाले ये सब येलो वाले में आते हैं। एंड सर्जरी में जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं वो ब्लू पार्ट्स में आते हैं। एंड शार्प जो होते हैं ये वाइट कैटेगरी में इसे रखा जाता है। ये सब डिस्पोजल है। ये देखिए केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से इसका कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। रिसाइकलर से कैसे रिसाइकल करेंगे, डीप ब्यूरियल, इसको ज़मीन में ज़्यादा गाड़ना है। सिक्योर लैंड फिलिंग, इसे लैंड फिलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड डीप ब्यूरल इसे गहरे चीज़ों में इसे दबा सकते हैं ये जो है, ठीक है। पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड बॉडी पार्ट्स एंड ये सर्जरी वाले इसको रिसाइकल करना है, ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं। एंड और ये जो होते हैं नुकीले चीज़ जो होते हैं इसे कह रहे हैं शार्प पिट में डालें, तो गहरे गड्ढे खोद के इसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल वेस्ट। अब इससे रेगुलेटेड कोई रूल है क्या इससे रिलेटेड? तो है, उससे रिलेटेड जो रूल है, रूल्स फॉर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं उसके रिगार्डिंग ये रूल्स कुछ हैं, जैसे एनाटॉमिकल वेस्ट जो होते हैं वहाँ पे मैंने बता ही दिया, तो ये रूल्स हैं वहाँ पे, और यहाँ पे अलग से थोड़ा करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को ये इन्फेक्ट करते हैं, मतलब इनका इम्पैक्ट जो होता है, एक तरह से इन्फेक्ट भी कह सकते हैं, इन्फेक्ट और इम्पैक्ट दोनों करता है, इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो इसमें है कि जैसे इसमें और भी एक चीज़ है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कराएंगे लैंड, ताकि जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनका ट्रीटमेंट हो सके, उनका डिस्पोजल फैसिलिटी हो। इस तरह से देखिए गुड़गांव हैज़ वन सच फैसिलिटी इन सेक्टर 37, गुड़गांव में ऐसी फैसिलिटी दी गई है। और कितने कितने ये होते हैं, देखिए 583 जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं शहर में, बिना किसी ऑथराइजेशन के वो बायोमेडिकल वेस्ट जो यूज कर रहे हैं। और इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016, इसका पालन नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। और गुड़गांव जनरेट्स, देखिए गुड़गांव का ये है आंकड़ा, यहाँ जाके 5000 kg हजार्डस बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो पर डे डेवलप होता है। तो इट इज़ वेरी कह सकते हैं कि डेंजरस कंडीशन है ये, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्ट सर्वे ऑन एनिमल इन सर्कसेस। हाईकोर्ट जो है, दिल्ली का हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने सारे एनिमल्स को हम सर्कस में इस्तेमाल करते हैं उनका सर्वे होना चाहिए। एंड इन्होंने AWB से कहा, AWB मतलब होता है ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से कहा है कि जितने सर्कस में परफॉर्म करते हैं उन्हें वापस जू में भेजे जाने चाहिए, चिड़ियाघरों में उन्हें भेज देना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरे नेशन वाइड एक सर्वे हो रहा है, यहाँ पे ये पूरा नेशन वाइड सर्वे है, कोविड-19 के दौरान ये किया जा रहा है, और उससे पहले हुआ नहीं था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इसे कोविड के टाइम पे ये हो नहीं पाया एक्चुअली, तो अब ये कराया जाएगा, ठीक है। तो इनमें ये कहा गया है कि भाई अब जितने हैं एनिमल उन्हें, देखिए ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इन्हें प्रिजर्व करने के लिए कहा जाता है ना, संरक्षण इनका होना चाहिए, ओके। तो और ये सब जो होंगे जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये सब क्या होता है, ये सब पहले बता रखा है। एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे ये इसमें करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और इस तरह का उनका सर्वे करेंगे। अब ये जो डायरेक्शन आया है ये कैसे आया, इसके ये एक प्ली डाला गया था जिसे कहते हैं ना पिटीशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन। तो इन्होंने कहा कि जितने भी जानवर परफॉर्म कर रहे हैं ये इसके अंतर्गत, देखिए परफॉर्मिंग एनिमल रूल्स 1973 एंड परफॉर्मिंग एनिमल रजिस्ट्रेशन रूल 2001 के तहत इसको बढ़ाना, और इसके द्वारा अलाउ किया जाएगा जितने भी परफॉर्मिंग एनिमल्स है, जानवर जैसे बंदर हैं, भालू हैं, जो होता है ना मदारी नचाते हैं उन्हें, तो इन सब को वापस उन्हें भेजा जाना चाहिए। और ये जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है, क्योंकि DPSP में इन चीज़ों को कहा गया है कि उन्हें प्रिजर्व करेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट की हालांकि बात इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ की हम फंडामेंटल राइट में भी करते हैं, बट वाइडर जो है वो DPSP में है। एक सेकेंड, ओके। तो ये चीज़ें हैं कि उन्हें कहा गया उन्हें वापस भेजा जाए। अब बात कर लेते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक बॉडी है, और एक एडवाइजरी बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है जहाँ एनिमल के वेलफेयर लॉज को लेकर के और उनके प्रोटेक्शन को कैसे प्रमोट किया जाए पूरे कंट्री में, उसके तहत। और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, 1960 के तहत इसे किया गया था। इसमें 28 मेंबर हैं जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है। और ये चीज़ें देखिए, इनका हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में था, पहले हरियाणा में था, तो उसे शिफ्ट कर दिया गया था तमिलनाडु, ठीक है, शिफ्टेड टू बल्लभगढ़, पहले चेन्नई में होता था। एंड यहाँ पे कुछ और इससे रिलेटेड है कि ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कंट्री में जितने सारे हैं जानवर, ठीक है, उनके साथ कहीं अगर कुछ होता है तो ये उन पर नज़र रखते हैं, सर्विलांस रखते हैं। एंड इसका ज्यूरिडिक्शन जो था स्टार्टिंग में इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर
तक था इसका जुरिडिक्शन, लेकिन 1990 में इसको ये कर दिया गया। 1990 में लाया गया इसके प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। और इसे वापस फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। पहले ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के तहत। अब ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे वापस से पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है एक सर्वे कंडक्ट हुआ है। सर्वे किया था एडीआर ने। एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस सर्वे में ये पाया गया कि जो राज्यसभा के 24% मेंबर हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एफिडेविट इन्होंने डाला था और इसमें ये कहा गया कि 229, ठीक है, 233 राज्यसभा में सीट्स में 229 जो मेंबर हैं दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज और द 54 MPs और 24%, मतलब 54 जो हैं उसमें उन पे क्रिमिनल केसेस हैं। एंड इसमें बहुत सारे हैं जिसमें कुछ नए हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये जो ग्राफ दे रखा है ये नंबर इन ब्रैकेट्स, ये यहाँ पे जो शो कर रहा है ऐसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसमें कितने % MP जिन पे जो क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किए गए हैं, और जो ये जो रेड वाला है इसमें कि सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। अब देख सकते हैं कि बीजेपी में जो ब्लू वाला है % क्रिमिनल केसेस हैं वो लगभग 20 के पास है, 18। और जो सबसे इनके पास जो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं वो बीजेपी में कम है, और जो सबसे ज़्यादा है वो आरजेडी में है। देखो यहाँ पे लगभग 60 के आसपास, ये देखिए ये आरजेडी का है। तो और ये देश बचाने और संविधान बचाने के ऐसे लोग बात करते हैं, जबकि इनके पार्टी में खुद अब ये देखो YSR इनके बराबर है, ठीक है। इन्होंने अपना लेवल बना के रखा है, कम नहीं होने दिया इन्होंने, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या कंडीशन हमारे इंडिया में। और इसी तरह राज्यसभा लोकसभा में भी इसमें बहुत सारे जो लोकसभा में भी मोर देन 30% जो लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चार्ज किए, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, ये आप कह सकते हैं, ओके। तो ये कुछ था, इसे मेंस में और कहीं ऐसे में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो प्रशांत भूषण है, ये सुप्रीम कोर्ट के में वकील हैं। तो इनके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है वो जारी किया गया है। अब देखिए इनके अंदर इन्होंने क्या किया, क्या ट्वीट किया, क्या नहीं किया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है। बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो होता है जब किसी हायर ऑथोरिटी कोर्ट का जो कोई अगर इन्होंने गाइडलाइंस या रूल्स जारी किए हैं, कुछ इन्होंने वर्डिक्ट दिया है, अगर उसका अवहेलना करता है कोई, ठीक है, उसे मानने से इनकार करते हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसा इस तरह किया, क्या किया नहीं जानना है, जानते हैं तो ये हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कितने प्रकार के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं ये जानते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के हैं, एक होता है क्रिमिनल, दूसरा होता है सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल 129 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर जिस तरह के ये अपने वर्डिक्ट देते हैं तो इनके पास उनके जो केस के रिपोर्ट्स होते हैं वो वहाँ पे रखते हैं। और अगर इन फ्यूचर कभी इस तरह से अगर वो खुद गलत पाए जाते हैं तो वो मतलब खुद के वो जैसे कहते हैं ना खुद को पनिश करना, तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself। तो बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है और सिविल कंटेम्प्ट में अंतर क्या होता है। देखिए ये एक्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971। एक सेकेंड पेज ले लेते हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971,
इसके सेक्शन 2C के अंतर्गत जो क्रिमिनल कोड को, क्रिमिनल कंटेम्प्ट को वो किया गया है डिफाइन। तो इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, इसमें जैसे कि मान लीजिए कि आप कुछ बोल कर करते हैं, ठीक है, इन स्पोकन मैनर, या फिर आप बाय वर्ड्स शब्दों का इस्तेमाल करके करते हैं अवहेलना, ठीक है, या फिर किसी साइन के सहारे आप करते हैं, या फिर ठीक है कुछ संकेत देते हैं, या और विजिबल, ओके, इट इज विजिबल, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी मैटर पे, ठीक है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसे कहा जाएगा, ठीक है। या फिर किसी जजमेंट को स्कैंडलाइज करना, या फिर उसका स्कैंडलाइज करने का इरादा रखना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आता है। या फिर किसी भी तरह का प्रेजुडिस पालना करे, इसका ये कर देगा, इसका वो कर देगा, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आते हैं। अब सिविल कंटेम्प्ट क्या होगा, ठीक है, सेम एक्ट में है, और ये 2B में आता है, सेक्शन 2B में। तो इसमें है कि किसी भी जजमेंट को आप, किसी भी जो डिक्री अगर आता है, सुप्रीम कोर्ट निकालते हैं, कोर्ट जो होते हैं उनको डिक्री निकालते हैं वो, और या फिर उनका जजमेंट आता है, ठीक है, जजमेंट आता है, या फिर कोई डायरेक्शन देते हैं और आप इसे मानने से इनकार करते हैं, तो ये सिविल है, ये सिविल कंटेम्प्ट होता है। तो आई होप आप सिविल एंड क्रिमिनल के क्रिमिनल में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्पीसीज इन न्यूज से। ये एक वाइट फ्रॉग है, ठीक है, तो ये न्यूज में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि इसका नाम जो है ये इंडियन बुल फ्रॉग है, इंडियन बुल फ्रॉग, फ्रॉग तो आ ही रहा है, और ये येलो, ठीक है, ये इसका कलर आपने शायद देखा नहीं होगा, इसमें मैंने पिक्चर लगा दिया है। इंडियन बुल फ्रॉग मैक्स प्रेजेंट फेल्ट इन रेनी सीजन, अभी ये निकला है मानसून में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि IUCN जो है इसमें इसे लिस्ट कंसर्न के कैटेगरी में ये आता है, और ये काफ़ी ज़्यादा देखा मतलब साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया जो होता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में ये काफ़ी देखा जाता है। एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये लार्जेस्ट फ्रॉग है, ये लार्जेस्ट फ्रॉग है, ओके। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है आप याद भी नहीं रख सकते, इसका नाम साइंटिफिक नेम है होप्लोबैक्टेरियस, बैक्टेरियस है ना, टिजरनस, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नाम नहीं पूछा जाएगा इसका। IUCN में जो इसका क्या है वो जानना है, किस रीजन में पाया जाता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड ये जो है मेडागास्कर का जो रीजन है वहाँ भी इसे देखा गया था, ओके। तो और इससे जो है IUCN में रखा गया है किसके, और ये जो इंडिया में जो हमारा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के शेड्यूल 4 के अंतर्गत इसे प्रोटेक्ट किया गया है। और इसकी हंटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, द मोस्ट हंटेड फ्रॉग, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इसका हंटिंग होता है, तो इसलिए इसे प्रोटेक्शन में रखा गया, ये इसमें डाल दिया गया है, ओके। तो इतना याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक है मधुबनी। आर्टिस्ट जो है उन्होंने मास्क बनाना स्टार्ट किया मधुबनी, उस पर पेंटिंग छाप के, और इन्होंने अवेयरनेस फैलाना भी स्टार्ट किया है। काफ़ी सारे इनमें टैगलाइन लगाते हैं, जैसे नमस्ते करना है, हाथ नहीं मिलाना है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग मधुबनी पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, मधुबनी पेंटिंग, इस तरह के पेंटिंग्स होते हैं और बिहार में काफ़ी फेमस है। तो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो बेसिकली ये मधुबनी, अगर आप बात करें कि मधुबनी का मतलब क्या था, मधुबनी, मधु का मतलब होता है हनी, है ना, एंड बनी मतलब वन यानी कि फॉरेस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है फॉरेस्ट ऑफ हनी।
ठीक है। और ये इंडियन पेंटिंग और बिहार इसे जीआई टैग भी मिला है, ये भी याद रखेंगे आप, इसे जीआई टैग मिला है। और बिहार के मिथिला रीजन में ये ज़्यादा होता है, इसे किया जाता है मिथिला रीजन में, और साथ ही साथ जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उस रीजन में। ठीक है, तो मिथिलांचल के भी बॉर्डर जो होते हैं वो नेपाल के साथ लगते हैं। और इसमें बहुत तरह के चीज़ यूज होते हैं, जैसे कि कॉटन इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें कॉटन इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें, और इसका जो ब्रश होता है ना, उसमें बम्बू स्टिक होता है। ठीक है, बम्बू स्टिक मतलब छोटी वाली, उसमें कपड़े, इसमें कॉटन लपेट के इसे ब्रश बनाया जाता है इस तरह करके। ठीक है, और उससे पेंटिंग की जाती है इसमें, इसके दौरान। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे अलग अलग कलर मिक्सचर्स होते हैं, जैसे ब्लैक, और काफ़ी मिक्सचर इसमें सूट मिलाए जाते हैं, कावडंग मिलाया जाता है इसमें कलर बनाने में। सूट मतलब काली, कावडंग गोबर जिसे कहते हैं हम आम भाषा में। इस तरह की चीज़ें मिला के, और राइस का पाउडर मिलाया जाता है, राइस पाउडर, और फिर पेंटिंग की जाती है, पेंटिंग बनाई जाती है। और ज़्यादातर इसे वॉल पे बनाया जाता है, पता है आपको, मड वॉल पे। मड वॉल पता है आपको क्या होता है? मड वॉल वो होता है, मतलब मिट्टी का जो दीवार होता है